यह कहानी तब की है जब पूरी दुनिया में एक बेहद खतरनाक ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स की शुरुआत हुई। एक ऐसा जानलेवा वायरस जिसकी चपेट में आते ही लोग कुछ घंटों के भीतर पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाते थे। इन ज़ॉम्बीज़ की एक खास बात थी, ये इंसानों की गंध को सूंघ सकते थे। इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में जो चंद खुशकिस्मत लोग बच गए, वे अब एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। लेकिन इस महाविनाश के बाद भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन ज़ॉम्बी नहीं बल्कि खुद इंसान ही है। जिंदा रहने के लिए लोग अब एक दूसरे का ही खून बहाने पर उतारू हो चुके हैं। ये कहानी है उन चुनिंदा सर्वाइवर्स की जो अपनी मंजिल को तलाशते हुए इन खौफनाक खतरों के बीच से गुजरने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम रिक ग्राइम्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अभी अभी होश में आया है। रिक देखता है कि हॉस्पिटल पूरी तरह से खाली है और फर्श पर कुछ लाशें बिखरी पड़ी हैं। दर्द से जूझता रिक किसी तरह हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और बाहर का मंजर भी बेहद भयानक था। चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हुए थे। रिक इस बात से अनजान था कि पूरी दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, जिसकी चपेट में आते ही लोग कुछ घंटों के अंदर ही ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। अस्पताल से बाहर निकलकर रिक अभी कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके रास्ते में एक आधा कटा हुआ ज़ॉम्बी आ गया। डर के मारे रिक एक साइकिल उठाकर अपने घर की तरफ भाग जाता है। घर आकर रिक देखता है कि उसकी पत्नी और बेटा घर पर नहीं है। मायूस होकर रिक फुटपाथ पर बैठ जाता है और तभी पीछे से एक लड़का उस पर हमला कर देता है, जिससे कि रिक वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब रिक को होश आता है तो उसे बेड के साथ कसकर बांध रखा था। मॉर्गन नाम का एक आदमी उससे पूछता है कि ये घाव उसे किसने दिया। रिक शुरू से बताता है कि जब वो अपने साथी के साथ कुछ गुंडों को पकड़ रहा था तभी उसे गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया और उसके आगे क्या हुआ वो कुछ नहीं जानता। तब मॉर्गन उसे बताता है कि पूरी दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। मॉर्गन उसे बाहर का नजारा भी दिखाता है। सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में ज़ॉम्बी इधर उधर घूम रहे थे। उन्हीं के बीच मॉर्गन की पत्नी भी थी जो कि अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है। इसके बाद मॉर्गन रिक को बताता है कि उसकी पत्नी और बेटा अटलांटा शहर के रिफ्यूजी कैंप में होंगे। साथ ही में वो रिक को सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल यानी कि CDC के बारे में बताता है, जहां इस वायरस के ऊपर रिसर्च की जा रही थी। अब अगले दिन रिक मॉर्गन और उसके बेटे को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, जहां से वो बहुत सारी राइफल्स एक बैग में जमा कर लेता है, क्योंकि रिक अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढने के लिए अटलांटा शहर की तरफ जाने वाला था। जाने से पहले रिक मॉर्गन को एक राइफल और रेडियो देकर कहता है कि अगर शहर सुरक्षित हुआ तो वो उसे रेडियो पर बता देगा, ताकि वो भी अपने बेटे के साथ सुरक्षित यहाँ से निकल सके। इसके बाद रिक अपनी गाड़ी लेकर अटलांटा की तरफ निकलता है और मॉर्गन अपने बेटे के साथ घर वापस आ जाता है। वापस आते ही मॉर्गन ऊपर वाली खिड़की से बाहर खड़े सारे ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके शूट करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी पत्नी सामने आ जाती है। मॉर्गन उसे भी मारना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। वहीं दूसरी तरफ रिक हाईवे से रिफ्यूजी कैंप को एक मैसेज भेजता है और ये वही कैंप है जहां पर उसकी पत्नी लोरी अपने बेटे कार्ल के साथ कुछ सर्वाइवर्स के साथ रह रही थी। वो मैसेज रिसीव कर लेते हैं। इससे पहले कि वो रिक को अटलांटा शहर के खतरनाक सिचुएशन के बारे में बता पाते, उससे पहले ही रेडियो का कनेक्शन कट हो जाता है। लोरी को यकीन था कि वो मैसेज रिक ने ही भेजा है, लेकिन शेन उसे समझाता है कि उसने खुद रिक को हॉस्पिटल के अंदर मरा हुआ देखा था। रिक को ऐसे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया वो हमें कहानी में आगे बताया जाएगा। वही दूसरी तरफ रास्ते में ही रिक की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसलिए वो पैदल चलकर एक घर के बाहर पहुंचता है। रिक देखता है कि पूरी फैमिली ने ज़ॉम्बीज़ के डर से खुद को ही गोली मार ली है, इसलिए वो उनके फार्म से एक घोड़ा लेकर शहर की तरफ बढ़ता है। कुछ देर में रिक शहर के बाहर पहुंच जाता है। रिक देखता है कि पूरा शहर सुनसान पड़ा है और तभी उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करता हुआ रिक अचानक से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ के झुंड के बीच फंस जाता है। रिक भागने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की तादाद हजारों में थी। वो उसे चारों तरफ से घेर कर घोड़े से नीचे गिरा देते हैं। रिक की किस्मत अच्छी थी क्योंकि पास ही में एक टैंक खड़ा था। रिक किसी तरह ज़ॉम्बीज़ से बचता हुआ टैंक के अंदर घुस जाता है, लेकिन टैंक के अंदर भी एक ज़ॉम्बी सो रहा था। सही मौका रहते रिक उसे गोली मार देता है। अब टैंक पूरी तरह से बंद था, इसलिए गोली की आवाज ने उसके दिमाग को चकरा दिया, इसलिए वो ऊपर वाला ढक्कन खोल देता है। लेकिन ज़ॉम्बीज़ उसे देख लेते हैं और टैंक के ऊपर चढ़ने लगते हैं। रिक को अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी अचानक से रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है। सामने से ग्लेन नाम का एक लड़का बात कर रहा था। वो रिक से कहता है कि सारे ज़ॉम्बीज़ इस वक्त घोड़े को खाने में व्यस्त हैं, इसलिए तुम्हें जल्दी से भागना होगा। आगे से मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। रिक भी उसकी बात मानकर पूरी तैयारी के साथ टैंक से बाहर निकलता है। वो अपने रास्ते में आने वाले सारे ज़ॉम्बीज़ को शूट करता जा रहा था। तभी ग्लेन उसके सामने आकर उसे अपने साथ ले जाता है। दोनों सीढ़ियां चढ़कर एक बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं। अंदर जाकर रिक देखता है कि ग्लेन के साथ और भी सर्वाइवर यहाँ पर बचे हुए हैं। तभी सभी देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ को उनकी लोकेशन का पता चल चुका है और वो किसी भी वक्त शीशे तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। अब ये लोग सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से छत पर एक मर्ल नाम का आदमी ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगा। टी डॉग उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उनके पास ज्यादा बुलेट्स नहीं थी, लेकिन मर्ल उस पर गुस्सा होकर उसे पीटने
मरने लगता है और तभी रिक बीच में आकर उसे जोर से मारता है और हथकड़ियों से बांध देता है, जिससे माहौल कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। इसके बाद मोराल्स रिक को बताता है कि अटलांटा में कोई रिफ्यूजी कैंप था ही नहीं, बल्कि वो और उसके साथी एक पहाड़ पर छुप कर रह रहे हैं। इसके बाद रिक सभी से कहता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज किसी भी वक्त शीशे तोड़कर अंदर घुस सकते हैं। लेकिन एंड्रिया रिक से कहती है ये काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ज़ॉम्बीज को इंसानों की स्मेल आ जाती है, इसलिए उनके बीच से होकर निकलना मौत को दावत देने जैसा है। एंड्रिया की बात सुनते ही रिक को एक आइडिया आता है और वो कुछ लोगों के साथ मिलकर एक मरे हुए ज़ॉम्बी की लाश को अंदर ले आता है। इसके बाद रिक और ग्लेन ज़ॉम्बी के अंदर का सारा मटेरियल अपने ऊपर अच्छे से रगड़ लेते हैं। इससे होता ये है कि अब उनके अंदर से भी आम ज़ॉम्बी वाली स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जिससे दूसरे ज़ॉम्बीज को इन पर कोई शक नहीं होगा। इसके बाद दोनों बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और ज़ॉम्बीज के बीच उनकी तरह ही बर्ताव करने लगते हैं। वहीं छत पर बैठा टी डॉग मर्ले को हथकड़ी की चाबी दिखाकर चिढ़ा रहा था, पर तभी रेडियो पर उसका संपर्क दूसरे सर्वाइवल साथियों के साथ हो जाता है। टी डॉग बताता है कि वो सभी सुरक्षित है और जल्द ही उनके पास पहुंच जाएंगे। इसी बीच रिक की पत्नी लोरी मशरूम लेने के बहाने जंगल के अंदर चली जाती है और यहाँ पर वो शेन के साथ इंटीमेट हो जाती है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि लोरी अभी तक नहीं जानती कि उसका पति रिक जिंदा है, क्योंकि शेन और लोरी के अलावा यहाँ पर कोई भी रिक को नहीं जानता। वहीं शहर के अंदर रिक और ग्लेन ज़ॉम्बीज के बीच में से होकर आगे बढ़ रहे थे। खुशकिस्मती से रिक का आइडिया काम कर गया और ज़ॉम्बीज को उन पर बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा था। अपने प्लान को कामयाब होते देख दोनों अभी खुश हो ही रहे थे कि तभी अचानक से जोरदार बारिश होनी शुरू हो गई और उनके कपड़ों पर लगा सारा मांस पानी के साथ बह गया, जिससे कि ज़ॉम्बीज को उनकी भनक लग गई। अब दोनों अपनी जान बचाते हुए किसी तरह ज़ॉम्बीज के बीच से भागते हैं और एक लोहे की जाली से कूदकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसके बाद ग्लेन एक स्पोर्ट्स कार लेकर उसका अलार्म चालू करके आगे आगे चलता है और रिक चुपचाप एक ट्रक लेकर बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगता है। ग्लेन अपनी गाड़ी से आवाज करता हुआ सभी ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रिक सभी को ट्रक के अंदर चलने के लिए कहता है, लेकिन टी डॉग जल्दबाजी में हथकड़ी की चाबी ड्रेनेज पाइप के अंदर गिरा देता है। अब बिना चाबी के वो मर्ल को मरने के लिए छोड़कर भाग जाता है, लेकिन जाने से पहले वो दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर देता है। इसके बाद सभी ट्रक के अंदर बैठकर यहाँ से निकल लेते हैं। ग्लेन भी सही सलामत अपनी गाड़ी लेकर उनके पीछे ही आ रहा था। बिल्डिंग की छत पर बैठा मर्ल अब अपनी मौत के आने का इंतजार कर रहा था और तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। मर्ल मरना नहीं चाहता, इसीलिए वो भी पास ही में पड़ी एक आरी को उठाने की कोशिश करने लगे। वहीं दूसरी तरफ रिक सभी के साथ कैंप के पास पहुंच जाता है, जहां सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसी बीच जब लोरी और शेन रिक को देखते हैं तो एक पल के लिए दोनों सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो रिक को मरा हुआ मान लिया था। रिक भी अपने परिवार से मिलकर बहुत इमोशनल हो जाता है। ये नजारा सच में काफी भावुक कर देने वाला था। अब रात को सभी साथ मिलकर बैठते हैं और रिक शेन का धन्यवाद करता है, क्योंकि उसने ही अब तक उसके बेटे और पत्नी को सुरक्षित रखा था। इसी बीच डेल नाम का एक आदमी बोलता है कि हमें डैरिल को उसके भाई के बारे में बता देना चाहिए। दरअसल जिसे ये लोग छत पर मरने के लिए छोड़ आए थे, यहाँ पर उसी के भाई की बात हो रही है। इसके बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं और रिक अपनी पत्नी के साथ कुछ पल बिताता है। अब अगले दिन जब सभी अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक से बच्चों के चिल्लाने की आवाज आती है। उस तरफ जाकर देखने पर पता चलता है कि एक ज़ॉम्बी बड़ी बेरहमी से हिरण को मार कर खा रहा था। ये सभी लोग मिलकर उसे मार देते हैं और तभी पीछे से डैरिल आता है। अपने शिकार को हाथ से निकलता देख डैरिल बहुत गुस्सा हो जाता है और ज़ॉम्बी को लात से मारने लगता है। दरअसल यही मर्ले का भाई था। और दोस्तों, इस पूरी सीरीज में जितना रोमांचक ये बंदा होने वाला है, शायद ही आपने किसी और ज़ॉम्बी मूवी में ऐसा बंदा देखा होगा। यहाँ पर ज्यादातर खाने पीने का जुगाड़ डैरिल ही किया करता था और जब डैरिल को पता चलता है कि रिक ने उसके भाई को मरने के लिए छोड़ दिया, तो वो रिक पर बहुत गुस्सा हो जाता है। टी डॉग आगे आकर बोलता है कि हो सकता है मर्ल अभी भी जिंदा हो, क्योंकि उसने सीढ़ियों का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दिया था। अब रिक फैसला करता है कि वो वापस जाकर मर्ल को बचा कर लाएगा। उसकी पत्नी रिक के इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ थी। शेन भी उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वो उस मौत के मुंह से निकलकर बाहर आया था और अभी उसी के अंदर वापस जा रहा है। लेकिन रिक अपनी गलती को सुधारना चाहता था और साथ ही में वो अपनी गन्स को भी वापस पाना चाहता था, जो उसने टैंक के पास खो दी थी। इसलिए वो अपने साथ डैरिल, ग्लेन और टी डॉग को लेकर चला जाता है। कैंप के अंदर शेन कार्ल को मछली पकड़नी सिखा रहा था, लेकिन लोरी यहाँ पर आकर कार्ल को अपने साथ लेकर चली जाती है। लोरी शेन को उसके परिवार से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि अब उसका पति वापस आ चुका है। लोरी शेन से इसलिए भी गुस्सा थी क्योंकि उसी ने ही रिक को मरा हुआ बताया था। वहीं दूसरी तरफ रिक सभी के साथ शहर में पहुंच जाता है, लेकिन ये अपना ट्रक शहर के बाहर ही खड़ा कर देते हैं और पैदल ही बिल्डिंग की तरफ बढ़ने का फैसला करते हैं। बिल्डिंग के अंदर पहुंचते ही इनका सामना एक ज़ॉम्बी के साथ हो जाता है। गोली से मारने की बजाय डैरिल उसे अपनी क्रॉसबो से मारता है, जिससे आवाज भी नहीं होती। अब जैसे ही ये लोग ऊपर पहुंचते हैं तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर मर्ल था ही नहीं, बल्कि उसकी जगह
सिर्फ उसका एक कटा हुआ हाथ पड़ा था। दरअसल मर्ल ने खुद को बचाने के लिए अपना ही हाथ काट लिया था। डैरिल अपने भाई का कटा हुआ हाथ देखकर बहुत दुखी होता है और अगले ही पल वो टी डॉग के सर पर अपना क्रॉसबो दाग देता है, लेकिन रिक उसे ऐसा करने से रोकता है। इसके बाद डैरिल अपने भाई के हाथ को एक रुमाल में लपेटकर बैग के अंदर रख लेता है। सभी निशानों का पीछा करते हुए मर्ल को ढूंढने लगते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि मर्ल ने कॉटराइजेशन यानी अपने घाव को आग में जलाकर खून को बहने से रोका था। मतलब मर्ल अभी भी जिंदा है, लेकिन वो यहाँ से भाग चुका है। अब उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए ये अपने दूसरे काम यानी टैंक के पास पड़ी राइफल्स को हासिल करना चाहते थे। वही कैंप के अंदर जिम नाम का एक बंदा एक साथ बहुत सारी कब्रें खोद देता है। शायद उसे आने वाले खतरे का पहले ही आभास हो चुका था। एक बार इसे देखकर तो मुझे फ्रॉम वाले विक्टर की याद आ गई, क्योंकि उसे भी पहले ही पता चल चुका था कि टाउन में हादसा होने वाला है। खैर, अब सभी जिम के पास आकर उससे कब्र खोदने का कारण पूछते हैं, लेकिन जिम उन्हें कुछ नहीं बताता और यहाँ से जाने के लिए कहता है। शेन जिम को समझाता है कि उसके गड्ढे खोदने से सभी लोग डर रहे हैं, इसीलिए या तो वो सभी को बताएं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, नहीं तो अभी के अभी इस काम को बंद करें। लेकिन जिम को अचानक से पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आ जाता है और वो शेन पर हमला कर देता है। जवाबी वार में शेन भी उसे नीचे दबोचकर काबू में करता है और एक पेड़ के साथ बांध देता है। वहीं शहर के अंदर गन्स वाले बैग को हासिल करने के लिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक रिक और टी डॉग ज़ॉम्बीज पर नजर रखेंगे ताकि ग्लेन को सड़क पर पड़ा बंदूकों वाला बैग उठाने का साफ रास्ता मिल सके। वहीं दूसरी तरफ डैरिल अपने क्रॉसबो के साथ एक सुरक्षित कोने में छिपकर ग्लेन को कवर देगा ताकि अगर कोई ज़ॉम्बी ग्लेन के पीछे आए तो डैरिल उसे बिना आवाज किए मार दे। अब ये लोग अपने प्लान को अंजाम में लाते हैं और ग्लेन ज़ॉम्बीज के बीच से छुपता हुआ किसी तरह टैंक तक पहुंच जाता है। बदकिस्मती से कुछ ज़ॉम्बीज की नजर उस पर पड़ जाती है। इससे पहले कि डैरिल उसे कवर देता, यहाँ पर एक अजनबी लड़का आ जाता है। डैरिल उस पर क्रॉसबो दाग कर अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन लड़का अपनी भाषा में जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। रिक और टी डॉग भी आवाज सुनकर जल्दी से उनकी तरफ भागते हैं। डैरिल उसे चुप करवाने की कोशिश करता है और तभी यहाँ पर लड़के के दो और साथी आ जाते हैं। दरअसल लड़का चिल्लाकर अपने साथियों को ही बुला रहा था। ग्लेन जब गन्स वाला बैग लेकर यहाँ पर पहुंचता है तो गुंडे उसे भी पकड़ लेते हैं। दरअसल इन गुंडों को भी इसी बैग को हासिल करना था। वो ग्लेन को मारकर बैग लेने की कोशिश करते हैं और तभी पीछे से डैरिल अपना क्रॉसबो उठाकर एक आदमी के पिछवाड़े में तीर मारता है। गुंडों के बाकी साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं। उनके हाथ गन्स वाला बैग तो नहीं लगता, लेकिन वो ग्लेन को अपने साथ किडनैप करके ले जाते हैं। इसी बीच उनका एक साथी यहीं पर फंस जाता है और ज़ॉम्बीज भी अब बहुत करीब आ चुके थे। रिक जल्दी से बैग को उठाता है और सभी यहाँ से भाग निकलते हैं। वही कैंप के अंदर लोरी जिम के पास जाकर उससे गड्ढे खोदने का कारण पूछती है। जिम उसे सीधा कुछ नहीं बताता, लेकिन उससे कहता है कि अपने बच्चे को हो सके तो अपने पास ही रखे और आज की रात चौकन्नी रहे। जिम की बातों से हम समझ सकते हैं कि आज रात कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। वहीं शहर के अंदर रिक लड़के से पूछता है कि उसके साथी ग्लेन को कहां लेकर गए हैं। डैरिल भी अपने भाई मर्ल के बारे में उससे पूछता है, लेकिन लड़का कहता कि मेरे कुत्ते का नाम मर्ल है, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? जिस पर डैरिल बहुत गुस्सा हो जाता है। काफी डराने धमकाने पर लड़का उन्हें अड्डे पर ले आता है। रिक उनके बॉस गिलर्मो से सौदा करता है कि तुम अपने साथी को रखो और हमें ग्लेन को वापस लौटा दो, लेकिन गिलर्मो उससे गन्स वाला बैग भी मांगता है। रिक उसे बैग देने से मना कर देता है और तभी वो ग्लेन को छत से नीचे फेंकने की धमकी देता है। हालांकि टी डॉग भी स्नाइपर से उसका भेजा उड़ाने के लिए तैयार खड़ा था। गिलर्मो रिक को इस पर सोचने का वक्त देता है। वापस आकर डैरिल कहता है कि हमें ग्लेन से ज्यादा गन्स की जरूरत है, इसलिए हमें उसे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन रिक ऐसा नहीं करता, क्योंकि जब रिक टैंक के अंदर फंसा हुआ था तब ग्लेन ने ही उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो उसे मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए अब तीनों मरो या मारो वाली तैयारी के साथ वापस जाते हैं। जाते ही सबसे पहले रिक लड़के को उनके हवाले कर देता है। गिलर्मो रिक से कहता है कि क्या तुम बहरे हो? मैंने तुमसे गन्स वाला बैग भी मांगा था। रिक भी अपने सन की अंदाज में उसके सर पर गन दाग कर कहता है कि गन्स तो मेरे साथ ही जाएगी, फिर चाहे मैं यहाँ से जिंदा निकलूं या मुर्दा। अब माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है और तभी यहाँ पर एक बूढ़ी औरत बीच में आ जाती है। अब यहाँ पर रिक को पता चलता है कि गिलर्मो कोई बुरा आदमी नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ पर उन लोगों की देखभाल कर रहा है जो अपनी सुरक्षा ज़ॉम्बीज से नहीं कर सकते। रिक गिलर्मो से कहता है कि क्या तुम पागल हो? तुम मुझे पहले ये सब नहीं बता सकते थे। गिलर्मो की इस दरिया दिल्ली को देखकर रिक उसे आधी गन्स देकर ग्लेन को अपने साथ लेकर सही सलामत यहाँ से निकल लेता है। शहर से बाहर आकर चारों देखते हैं कि इनका ट्रक कोई चुरा कर ले गया और ट्रक चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि डैरिल का भाई मर्ल ही था। अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए ये पैदल ही कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं। वही कैंप के अंदर एंड्रिया डेल से कागज मांगती है, क्योंकि कल उसकी बहन एमी का बर्थडे है और वो उसे एक नेकलेस गिफ्ट करना चाहती थी। लेकिन आज रात जो इनके साथ होने
वाला है ये सभी उससे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। वही शेन भी जिम को पेड़ से आजाद कर देता है क्योंकि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब रात भी हो जाती है और सभी आग के चारों तरफ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन एक आदमी एड जब अपने टेंट में आराम कर रहा था तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वो उसे इस कदर तड़पा कर मारता है कि एड को चिल्लाने का मौका भी नहीं मिलता। एमी भी जब वैन से बाहर निकली तभी एक ज़ॉम्बी उसकी बाजू पर काट लेता है। उसे दर्द से चिल्लाता देख सभी चौकन्ने हो जाते हैं और देखते ही देखते यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आकर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। शेन बच्चों को बचाता हुआ ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं। रिक और उसके साथी भी गोली की आवाज सुनकर जल्दी से कैंप की तरफ भागते हैं। ज़ॉम्बीज की तादाद ज्यादा होने की वजह से इनके बहुत सारे साथी उनका शिकार हो जाते हैं। एंड्रिया की बहन एमी को भी ज़ॉम्बी काट लेते हैं। अब ज़ॉम्बीज इन पर लगातार भारी पड़ते जा रहे थे और तभी यहाँ पर रिक अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। वो एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को मौत के घाट उतार डालते हैं, लेकिन इसी बीच इनके खुद के भी बहुत सारे साथी मारे गए। अब अगले दिन ग्लेन और टी डॉग सभी मरे हुए लोगों की लाशों को जला रहे होते हैं। जिम को अब जाकर अपना सपना याद आता है। दरअसल उसने नींद में इसी हादसे को देखा था, इसलिए उसने पहले ही बहुत सारी कब्रें खोद दी थी। अब जैकी जिम की शर्ट पर खून लगा हुआ देखती है। उसे देखते ही वो समझ जाती है कि जिम अब इन्फेक्टेड हो चुका है। जिम उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन जैकी चिल्लाकर सबको बता देती है। डैरिल जब कपड़ा हटाकर देखता है तो वहाँ पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान लगा हुआ था। डैरिल उसे तुरंत मारने की कोशिश करता है, लेकिन रिक उसे ऐसा नहीं करने देता। वहीं एंड्रिया अभी भी अपनी बहन एमी की लाश के पास ही बैठी हुई थी। सभी उसे समझाते हैं कि हमें जल्दी ही एमी को दफनाना होगा, नहीं तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी, लेकिन एंड्रिया इस बात के लिए नहीं मानती। तब डेल उसे समझाता है कि उसकी पत्नी भी कैंसर की बीमारी की वजह से मर गई थी। उसकी मौत के बाद डेल भी बहुत उदास रहने लगा, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला और अब एंड्रिया को भी खुद को संभालना होगा। एंड्रिया अपनी जेब से वही नेकलेस निकालकर अपनी बहन को पहना देती है क्योंकि आज उसकी बहन का जन्मदिन था और तभी एमी भी ज़ॉम्बी में बदलना शुरू हो जाती है। एंड्रिया आखिरी बार उसे अलविदा बोलकर खुद उसके सर में गोली मार देती है। वही डैरिल मरे हुए लोगों के सर फोड़ रहा था ताकि वो ज़ॉम्बी में ना बदले। तभी उसके पास कैरोल आती है। कैरोल उससे कुल्हाड़ी छीनकर खुद अपने पति को मारती है क्योंकि उसका पति उस पर बहुत जुल्म किया करता था। अब रिक सबको समझाता है कि हम जिम को बचा सकते हैं क्योंकि यहाँ से 32 मील की दूरी पर एक CDC नाम की संस्था इस वायरस पर रिसर्च कर रही है। उसके मुताबिक इस वक्त सबसे सुरक्षित जगह वही होगी क्योंकि कभी भी ऐसी आपदा आने पर सरकार सबसे पहले ऐसी जगहों को ही प्रोटेक्ट करती है। सभी लोग रिक की बात से सहमत होते हैं और जल्दी से अपना सामान पैक करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद रिक और शेन आसपास थोड़ा मुआयना करते हैं कि यहाँ पर कोई और ज़ॉम्बी तो नहीं भटक रहा और तभी हम देखते हैं कि शेन रिक की तरफ बंदूक सीधी कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके आने से शेन लोरी से दूर होता जा रहा था, लेकिन वो गोली नहीं चलाता क्योंकि रिक भी उसका बहुत पक्का दोस्त था। लेकिन डेल उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। अब अगले दिन ये लोग निकलने के लिए तैयार थे। जाने से पहले रिक वॉकी टॉकी पर मॉर्गन के लिए एक मैसेज छोड़ता है। मॉर्गन वही बंदा है जो कि सबसे पहले रिक से मिला था। रिक मैसेज में कहता है कि शहर पूरी तरह से ज़ॉम्बीज के कब्जे में है, इसलिए मॉर्गन यहाँ पर आने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अब निकलने से पहले रिक और शेन सभी को रूल्स समझा देते हैं, लेकिन मॉरल्स कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के साथ बर्मिंघम जाना है क्योंकि हमारे बाकी रिश्तेदार भी वहीं पर मौजूद हैं। रिक भी उसकी बात को समझता है और उसे एक गाड़ी और गन देकर जाने देता है। एक दूसरे को अलविदा बोलकर सभी गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। रिक मॉर्गन के लिए एक मैसेज भी छोड़कर जाता है। अब काफी आगे आ जाने के बाद इनकी RV खराब हो जाती है। डेल रिक से कहता है कि मैं इसे सही कर लूंगा, लेकिन मुझे कुछ घंटों का समय चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिम की हालत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगी। उसे अपने अंदर ज़ॉम्बी के लक्षण महसूस होने लगे। जिम रिक से कहता है कि तुम लोग मुझे यहीं पर छोड़कर अकेले CDC चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए खतरा बनता जा रहा हूँ। उसके काफी कहने पर आखिरकार रिक मान जाता है और ये लोग उसे एक पेड़ के पास छोड़ देते हैं। सभी उसे गुड बाय करके अपना आगे का सफर जारी रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम CDC के अंदर एक साइंटिस्ट जिसका नाम डॉक्टर जेनर है उसे देखते हैं। डॉक्टर जेनर बताते हैं कि इस वायरस को आउटब्रेक हुए 194 दिन हो चुके हैं और 63 दिन पहले ये पूरी दुनिया में फैल चुका था। फिर वो एक सूट पहनकर अपनी लैब के अंदर जाता है। फ्रीजर के अंदर से वो एक लिफाफे को बाहर निकालता है जिस पर TS-19 लिखा हुआ था। जेनर उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। इसी दौरान गलती से उससे सैंपल पर एक लिक्विड गिर जाता है। सिस्टम उसे अलर्ट करता है कि लैब के अंदर वायरस फैल चुका है, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकलकर खुद को अच्छी तरह से साफ करता है। लेकिन इसी दौरान सिस्टम उसकी लैब को टॉक्सिक बताकर पूरी तरह से तबाह कर देता है। डॉक्टर जेनर के इतने दिनों की मेहनत कुछ पलों में खाक होकर रह जाती है। वापस से रेडियो पर आकर जेनर बताता है कि उसके सारे सैंपल्स तबाह हो चुके हैं, इसलिए अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं रहा। वो खुदकुशी करने जा रहा है, लेकिन मरने से पहले वो जी भर के शराब पीना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ रिक अपने साथियों के साथ है। CDC के बाहर पहुंच जाता है और यहाँ का नजारा बेहद ही खौफनाक था। चारों तरफ लाशों के ढेर लगे
लगे हुए थे। पास आकर सभी देखते हैं कि लैब पूरी तरह से बंद है, इसलिए वो जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। अंदर से जेनर सीसीटीवी के जरिए उन्हें देख रहा था, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। आवाज सुनकर यहाँ पर धीरे धीरे ज़ॉम्बीज इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। शेन जल्दी से रिक को यहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन इनके पास भागने के लिए ज्यादा फ्यूल भी नहीं है। और तभी रिक कैमरे को हिलते हुए देख लेता है। रिक पास आकर कहता है कि मुझे पता है तुम अंदर ही हो और मुझे सुन पा रहे हो, प्लीज हमारी मदद करो, नहीं तो हम यहीं पर मारे जाएंगे। उसके इतना गिड़गिड़ाने पर जेनर आखिरकार दरवाजा खोल ही देता है और सभी सही सलामत भागकर बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। अब हमें यहाँ पर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है और यहीं पर हमें पता चलेगा कि आखिरकार रिक को अस्पताल में मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया था। शेन जब अस्पताल के अंदर आता है तो वो देखता है कि कुछ मिलिट्री ऑफिसर सभी जिंदा और इन्फेक्टेड लोगों को मार रहे हैं। शेन जल्दी से रिक को उठने के लिए कहता है, लेकिन रिक इस वक्त कोमा में था। तभी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कि रिक को जिंदा रखने वाली सारी मशीनें बंद हो जाती हैं। अब शेन को लगता है कि रिक मर चुका है, इसलिए वो उसके कमरे के आगे भारी सामान लगाकर उसे ऐसे ही छोड़कर भाग जाता है और यहीं से रिक अस्पताल के अंदर अकेला पड़ा रहा। जब तक उसे होश आया तब तक पूरी दुनिया ज़ॉम्बी वायरस की चपेट में आ चुकी थी। वहीं अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि रिक अपने साथियों के साथ सीडीसी के अंदर घुस जाता है। अंदर भेजने से पहले जेनर सबसे पहले उनका डीएनए टेस्ट करके देखना चाहता है कि इनमें से कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है, लेकिन उसको कोई भी इन्फेक्टेड नहीं मिलता। अब जेनर इन्हें पूरी बिल्डिंग का मुआयना करवाता है। रिक जेनर से पूछता है कि बाकी साइंटिस्ट कहाँ हैं, जिस पर जेनर कहता है कि सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग गए, इसलिए जेनर अकेला ही यहाँ पर रह रहा है। इसके बाद जेनर सभी की खातिरदारी करता है। यहाँ पर खाने और शराब की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सभी काफी दिनों बाद अच्छा और पेट भर खाना खाते हैं। लेकिन शेन बहुत गुस्से में था और पूरी शराब की बोतल एक बार में पी जाता है। एंड्रिया भी अपनी बहन की मौत से काफी उदास थी। अब काफी दिनों बाद इन्हें गर्म पानी नसीब होता है, इसलिए सभी मजे से नहाते हैं। रिक जेनर का धन्यवाद करता है क्योंकि उसी ने ही आज उन्हें ज़ॉम्बीज से बचाया था और खाने के लिए अच्छा खाना भी दिया। वही लोरी जब लाइब्रेरी में किताब पढ़ रही थी तभी उसके पास शेन आता है। शेन ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और वो लोरी से कहता है कि तुम धोखेबाज निकली, तुमने रिक के आते ही मुझे छोड़ दिया। लोरी कहती है कि तुमने मुझे बताया था कि रिक मर चुका है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आई, लेकिन अब रिक जिंदा है, इसीलिए हमारा रिश्ता यहीं पर खत्म होता है। लेकिन शेन उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं और लोरी उसके गर्दन पर नाखून मारती है, जिससे कि शेन गुस्से में यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन खाना खाते समय टी डॉग शेन से उसके गर्दन पर लगे निशानों के बारे में पूछता है। शेन कहता है कि रात को सोते हुए वो गिर गया था। अब इसके बाद डॉक्टर जेनर उन्हें कंट्रोल रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उन्हें TS-19 वाला प्रोजेक्ट दिखाता है जिस पर जेनर काम कर रहा था। यहाँ पर वो एक पेशेंट पर किए गए एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करता है। जेनर समझाता है कि मरने के बाद वायरस शरीर में एक्टिव होता है और वो सीधा नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। देखते ही देखते इंसान का पूरा दिमाग काला पड़ जाता है। जेनर बेहद गंभीर आवाज में कहता है कि इस पॉइंट पर आकर इंसान की यादें, उसकी भावनाएं और उसकी आत्मा हमेशा के लिए मर जाती हैं। मौत के कुछ घंटों बाद दिमाग का बिल्कुल निचला हिस्सा यानी ब्रेन स्टेम वापस से जिंदा हो जाता है। जेनर उंगली से इशारा करते हुए समझाता है कि वायरस दिमाग के बाकी हिस्से को मरा हुआ छोड़कर सिर्फ इस हिस्से को चालू करता है, जो इस लाश को दोबारा खड़ा करने, चलाने और मांस खाने की भूख देने के लिए काफी है। यानी दोबारा जिंदा होने वाले इस शरीर में उस इंसान का कोई अंश नहीं बचता। स्क्रीन पर भी जब पेशेंट ज़ॉम्बी बनने लगता है तभी एक गोली उसके दिमाग को चीरती हुई निकल जाती है। एंड्रिया इसे देखकर काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसने अपनी बहन को भी ऐसे ही गोली मारी थी। अब जेनर बताता है कि मुझे इस वायरस का कोई इलाज नहीं मिला और अब मैं उसे ढूंढना भी नहीं चाहता। तब डेल पूछता है कि दीवार पर चल रहा वो टाइमर धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है। जेनर बताता है कि उसके 0 होते ही लैब का फ्यूल खत्म हो जाएगा। सारे सबूत और इन्फेक्शन को मिटाने के लिए पूरी बिल्डिंग में एक बड़ा धमाका होगा और हम सभी भी मारे जाएंगे। रिक और शेन जल्दी से बेसमेंट में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर सचमुच में फ्यूल खत्म हो रहा था। जेनर अपनी पत्नी की तस्वीर को पकड़कर कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। और तभी एक एक करके पूरी बिल्डिंग की लाइट्स बंद होने लगती है। रिक कहता है कि जल्दी से इसे बंद करो वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस को बंद करने के लिए अब उनके पास पर्याप्त फ्यूल नहीं था और तभी बिल्डिंग में अलार्म बजना चालू हो जाता है। रिक सभी को जल्दी से भागने के लिए कहता है, लेकिन जेनर कंट्रोल रूम का दरवाजे बंद कर देता है। जेनर कहता है कि तुम बाहर जाकर क्या करोगे, वैसे भी पूरी दुनिया नर्क बन चुकी है, वहाँ मरने से अच्छा है तो यहाँ पर मरो। धमाका इतना जोरदार होगा कि तुम्हें दर्द का एहसास भी नहीं होगा। शेन और डैरिल दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा बहुत मजबूत था। रिक जेनर से पूछता है कि आखिर तुम इतने दिनों से यहाँ अकेले क्या कर रहे थे, तुम भी बाकियों के साथ भाग जाते। तब जेनर बताता है कि पेशेंट TS-19 उसकी पत्नी थी और उसने वादा किया था कि वो इस वायरस का इलाज ढूंढ लेगा, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहा और इसलिए अब वो जीना नहीं चाहता। लेकिन लोरी के विनती करने और बच्चों को देखते हुए जेनर दरवाजा खोल देता है। जेनर कहता है कि तुम कंट्रोल रूम से तो निकल जाओगे लेकिन बिल्डिंग से बाहर निकलना नामुमकिन है। इसके बाद वो रिक के कान में कुछ कहता है और सभी जल्दी से बाहर की तरफ भागते हैं। लेकिन जैकी बाहर नहीं जाना चाहती थी, वो यहीं पर रुकने का फैसला करती है। एंड्रिया
भी यहीं पर रुकती है। लेकिन डेल एंड्रिया को ऐसे नहीं मरने देना चाहता, इसलिए वो भी यहीं पर रुकने का फैसला करता है। बाहर की तरफ सभी खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ग्लास इतना मजबूत था कि उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हुआ। तभी कैरोल रिक को एक ग्रेनेड देती है। रिक उसे खिड़की के पास फेंक कर जल्दी से भागता है और एक बड़े धमाके के साथ खिड़की टूट गई। सभी जल्दी से ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए गाड़ी की तरफ भागते हैं। कंट्रोल रूम के अंदर बैठी एंड्रिया समझ जाती है कि डेल उसके बिना यहाँ से नहीं जाने वाला, इसलिए वो अपना इरादा बदल देती है और दोनों जल्दी से बाहर की तरफ भागते हैं। अब कंट्रोल रूम के अंदर सिर्फ जेनर और जैकी ही बचते हैं और तभी एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। धमाके के अंदर पूरी बिल्डिंग खाक हो जाती है। रिक जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करके डेल और एंड्रिया को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल पड़ता है। सीडीसी की बिल्डिंग तो राख हो गई, लेकिन डॉक्टर जेनर ने जाते जाते रिक के कान में जो सबसे बड़ा राज फुसफुसाया था, उसने रिक के होश उड़ा दिए थे। ये एक ऐसा खौफनाक सच था जो आगे चलकर पूरे ग्रुप को तबाह करने वाला था। दोस्तों, पार्ट 1 का अंत तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली तबाही और इंसानों की आपसी जंग तो अब पार्ट 2 में शुरू होने वाली है, जहां शेन और रिक एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे और कहानी में नए किरदार भी देखने को मिलेंगे। सर्वाइवल की ऐसी जंग शुरू होगी जो शायद ही आपने किसी और ज़ॉम्बी मूवी में देखी होगी। अब अगर आपको भी इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।